वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है रामायण सीरीज में। कोई बताना चाहेगा लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? कोई भी कुछ भी याद है आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। प्रभु जी इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में बता रहे थे आप। क्या बताया था? बताइए। हरे कृष्ण। सबको पीपीटी दिख रही है? सो लास्ट टाइम हमने इमोशनल मैच्योरिटी के 20 पॉइंट्स देखे थे कि कैसे इमोशनल मैच्योरिटी मतलब क्या होता है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और उस पर हमने डिस्कशन किया था। तो उससे भी पहले हम डिस्कस कर रहे थे अ, विश्वामित्र जी की स्टोरी की, कैसे विश्वामित्र जी एक राजा थे और पूरे प्रोसेस में उन्होंने अपना अहंकार जो था, उनका अहंकार धीरे धीरे डाउन हुआ और धीरे धीरे वो एक ब्रह्म ऋषि बने, बहुत इतने बड़े ऋषि बन पाए कि भगवान राम भी स्वयं उनके साथ थे। तो किस तरह से ताड़का का वध हुआ, फिर विश्वामित्र जी की कहानी डिस्कस हुई, और ये सब जब डिस्कस हो रहा था तो राजा जनक वहीं पे थे। तो इस पूरे प्रोसेस में प्रभु श्री राम ने सीता माँ के भी दर्शन किए थे, और जब सीता माँ को देखा था तो काफी दोनों लोग एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षित हुए थे। और तो वहां से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। सो ऑलरेडी मिथिला मिथिला नगर में, जो कि राजा जनक का एरिया था, वहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंच चुके थे, और ये आज की स्टोरी वहां से आगे कंटिन्यू होगी। सो जैसे ही उन्होंने देखा, राजा जनक ने, कि विश्वामित्र जी आए हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को, तो बहुत ही कृतज्ञ हुए। और उन्होंने विश्वामित्र जी ने राजा जनक से पूछा एक डिजायर, क्योंकि राजा जनक का जो राज्य था, इवन जनक जी का जो राज्य था, इससे पहले जो उनके फादर थे, ग्रेट ग्रैंड फादर थे, सबका नाम का जो एंडिंग था वो जनक ही था, है कि नहीं? जैसे देवव्रत जनक, ना, जनक, तो सबका जनक लगा हुआ था, और उसका रीजन था। तो विश्वामित्र जी ने बोला कि आपके राज्य में सबसे फेमस जो चीज है उसके बारे में हमने सुना है, और उसका नाम है शिव धनुष। तो क्या आप वो शिव धनुष हमें दिखा सकते हैं? तो उन्होंने बोला, राजा जनक बोला कि मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन किसी भी चीज के बारे में देखने से अच्छा होता है कि उसके पहले उसके बारे में जानना।
अगर हम बिना जाने उसके बारे में, बिना इंफॉर्मेशन लिए किसी चीज को देखते हैं तो उतना वैल्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है? जैसे किसी व्यक्ति को अ, एक अपने सोसाइटी की प्राइम मिनिस्टर की के बारे में पता ही नहीं कौन है प्राइम मिनिस्टर, तो हो सकता है कि वो जब सामने आ भी जाए तो उतना वैल्यू रिस्पेक्ट ना दे पाए। तो इसलिए किसी भी चीज को रेस्पेक्ट देने से, देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके बारे में जानना। इसलिए कई बार भगवान में, आप मंदिरों में भी जाएंगे ना तो मंदिरों में भीड़ लगी रहती है, लेकिन अक्सर भीड़ लगी रहती है देखने की, कि भगवान को देखना है मुझे, भगवान देखने की, वो भी आगे से देखने की। बट अक्सर शिला प्रभुपाद बोलते थे कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान हमें देखना चाहे। ऐसे कार्य करिए, ऐसे सेवा कीजिए भगवान की कि भगवान देखें कि कहाँ रह गया मेरा वो भक्त, नहीं आया। ठीक है, तो दो प्रोसेस है। सो भक्ति सिद्धांत महाराज अक्सर क्या करते थे, क्लास ले रहे होते थे, है ना, कि भागवतम क्लास ले रहे होते थे, जैसे ही क्लास के बाद ऑल्टर खुलता था तुरंत कई लोग उठ के चले जाते भगवान भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो कि शिला प्रभुपाद के गुरु थे, वो हम हमेशा बोलते थे कि दे हैव गॉन टू डू देयर आई एक्सरसाइज, ये अपनी आंखों की एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि भगवान को अगर हम ज्ञान उनको जानेंगे नहीं, है ना, तो उनको रियल अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। कई लोग भगवान से आकर्षित होते हैं क्योंकि बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन कृष्ण से आकर्षित होते हैं क्योंकि छोटे से बच्चे हैं, तो ममत्व सब भावना आता है। कई लोग कहते हैं कि मेरा कानू है, मेरा नटखट है, मेरा माखन चोर है, लेकिन इस भाव से आकर्षित होते हैं। सो वो भाव गलत नहीं है, लेकिन वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जो यशोदा मैया है उनको ये ज्ञात है कि नहीं, कि भाई ये ईश्वर है, परम ईश्वर है, लेकिन उनका जो ममत्व है, ममता है, करुणा है, वो ज्यादा हावी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। लेकिन कई बार भक्त क्या करते हैं, बिना चाहते हैं कि ज्ञान की जरूरत ही नहीं, ज्ञान होना चाहिए, उसके ऊपर भावना होती है। तो ज्ञान के साथ साथ जो भावना होती है वो रियल में कृष्ण भावना मृत है। सो इसलिए, तो क्योंकि आप रियली अप्रिशिएट कर पाओगे जिस चीज को आप जान पाओगे। जैसे मैं भानुप्रभु को ऐसे ऐसे जानता हूँ तभी इनको अप्रिशिएट कर पाऊंगा, नहीं तो अप्रिशिएट नहीं कर पाऊंगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि दोनों धनुष लाइए, लेकिन जनक जी ने बोला कि मैं दोनों धनुष प्रकट कैसे हुए उसकी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। सो आप में से कितने लोग सुनना चाहेंगे? मुझे चैट का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा? अगर सुनना चाह रहे हैं तो यस लिखिए, नहीं तो हमने भी फोटो डाउनलोड की हुई है, वो दिखा देंगे आपको। लेकिन ये बोल देंगे यही शिव धनुष था, देख लीजिए। चलिए, क्योंकि ये सब करना पड़ता है कई लोग, ताकि पता लगे कि लोग हैं या नहीं। तो क्या हुआ, एक समय की बात है कि देवी देवता थे, तो उन्होंने बोला कि विश्वामित्र जी से बोला कि आप बहुत सुंदर धनुष बनाइए। तो उन्होंने अपनी, विश्वामित्र जी जो कि आप समझ लीजिए इंजीनियर हैं, आप सब भी कई लोग इंजीनियरिंग फील्ड से होंगे, तो वो देवताओं के इंजीनियर हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन सिविल डिपार्टमेंट, जैसे भानुप्रभु एलएनटी में है, वैसे ही विश्वकर्मा जी है ना, हेवन के इंजीनियर है। हेवन में जो एलएनटी है वहां पे देखते हैं। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो भी बनाना होता है, विश्वामित्र जी देखते, सॉरी, विश्वकर्मा जी देखते हैं। तो उनसे बोला कि भाई आप ऐसा कुछ बनाइए, मतलब बहुत ही अद्भुत धनुष। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत तैयारी करके दो अद्भुत धनुष बनाए, और सोचा कि इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, इतना अद्भुत बनाया है तो नॉर्मल इन देवी देवताओं को तो दूंगा नहीं। तो उन्होंने सोच डिसाइड किया कि एक ऐसा करता हूँ, विष्णु जी को दे देता हूँ और एक दे देता हूँ शिव जी को। दोनों ने दे दिया। अब इन्होंने बनवाया तो दोनों के पास चला गया। अब दोनों देवी देवता हैरान कि वो सोच रहे हैं कि इसमें से शक्तिशाली कौन सा ज्यादा है। आपस में से डिस्कशन होता रहता है ना, कई बार बैठे बैठे बात हो रही है, नहीं ये वाला अच्छा है, नहीं ये वाला अच्छा है, चलो चलो देखते हैं। वैसे ही हुआ देवी देवताओं में कि ये दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, विष्णु जी वाला धनुष शक्तिशाली है या शिव जी वाला धनुष शक्तिशाली है। तो दोनों गए रिक्वेस्ट करे, भगवान थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें शक्तिशाली कौन है। तो कि डेमीगॉड्स की बात भगवान कई बार सुन लेते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान के बिहाफ पे वो लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन पर उसमें से कई लोग भक्त भी होते हैं। सो
भगवान ने कहा ठीक है, विष्णु जी और शिव जी ने कहा कि ठीक है, टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने लगे तो नॉर्मल टेस्ट तो हुआ नहीं, फिर टेस्ट करते करते सही में सीरियस हो गया, पूरा युद्ध चलने लगा। इस ऐसा घमासान हुआ कि लगा कि पूरे प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो सारे जो देवी देवता थे जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, इसको रुकवाइए, लेकिन वह देखिए, इसको कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी गए, रिक्वेस्ट किए कि है ना, अब नहीं टेस्ट करना, समझ गए दोनों बराबर शक्तिशाली है, ऐसा करते हैं, अब ये रोक दीजिए। तो ब्रह्मा जी की बात मान गए भगवान विष्णु और भगवान शिव। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने धनुष को रख दिया और उन्होंने बोला कि अब ये हम किसी को दे देंगे। तो भगवान विष्णु जी ने ऋषि ऋचक थे, लेकिन उनको दिया। ऋषि ऋचक को दिया। उसके बाद जमदाग्नि ऋषि के पास गया, वो जमदाग्नि ऋषि से फिर परशुराम जी के पास गया। तो दो धनुष में से एक धनुष किसके पास चला गया अभी? परशुराम जी के पास। दूसरा धनुष किसके पास था? शिव जी के पास। तो शिव जी के पास धनुष था, तो शिव जी की भी स्टोरी आती है कि जब शिव जी जो थे वो सती, जो पार्वती है, सती भी कहा जाता है उन्हें, तो उनसे मैरिज किया था। और सती जो थी वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक यज्ञ चल रहा था, असेंबली चल रही थी, और उसमें अ, जो दक्ष प्रजापति हैं वो एंटर किए, तो सारे देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन शिव जी थे तो क्या बिजी थे अपने चैंटिंग में, अपने ध्यान में बिजी थे, तो खड़े नहीं हुए। ये श्रीमद् भागवतम में डिटेल में आती है स्टोरी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो वो खड़े नहीं हुए, तो जस्ट इतनी सी बात पे, और उनका जो ग्रज था ना दक्ष का, पहले से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि सती जी ने शिव जी से शादी कर ली थी। शिव जी क्या थे? डिवोटी थे, लेकिन वो अलग टाइप से रहते थे। और शिव जी वैसा वेशभूषा धारण क्यों करते हैं उसका भी कारण है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना कंपैशनेट है कि इवन जो भूत और ऐसे टाइप के भी लोग हैं, भगवान शिव जी उनका भी उद्धार करना चाहते हैं, उनको भी गॉड रियलाइजेशन प्रोसेस में लगाना चाहते हैं, धीरे धीरे अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो उस कारणवश शिव जी वैसी वेशभूषा में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो, आजकल आप देखेंगे बहुत सारे लोग शिव जी को मिसजज करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये भांग लेते हैं, ये करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शिव जी इज अ परम वैष्णव, लेकिन उनका अटायर वैसा है क्योंकि उन लोगों को अपलिफ्ट करना है। जैसे इवन हमारे डिवोटीज भी अगर पाकिस्तान में जाते हैं या कहीं जाते हैं, या कई ऐसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, हमारे इस्कॉन के कई सन्यासी हैं ऐसे। तो जब ऐसी कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे सैफरन देखते ही, शिखा देखते ही, है ना, कंट्री के अंदर घुसना ही नहीं दिया जाता। तो वहाँ पे पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, ठीक है? पैंट शर्ट पहन के जाते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि प्रीचिंग करना एक हायर प्रिंसिपल है। सो उसी प्रकार से शिव जी का वो वेशभूषा धारण करने का वो रीजन था। लेकिन उन्होंने, उन दक्ष प्रजापति ने, जो कि उनके एक तरह से गॉड ब्रदर भी लगते, लेकिन उन्होंने जज किया और उन्होंने तिरस्कार किया, उन्होंने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला, शिव जी को अपमानित किया, है ना? तो शिव जी तो कुछ नहीं बोले। शिव जी इतने हम्बल हैं, इतने टॉलरेंट हैं, तो तुरंत बिना कुछ बोले शांति से वहां से चले गए। लेकिन जो शिव जी के शिवगण भक्त थे, नंदी बाकी सब, उन सब ने फिर काउंटर कर्स स्टार्ट किए। फिर जो दक्ष के और बाकी ऋषि मुनि थे उन्होंने काउंटर कर्स किए। जैसे काउंटर कर्स हुआ, उसके बाद पूरा इवेंट खत्म हो गया। उसके बाद कई समय बाद दक्ष प्रजापति ने फिर से एक यज्ञ रखा बड़ा सा, और उसमें सबको बुलाया, सबको बुलाया। लेकिन शिव जी और सती, जो कि उनकी स्वयं बेटी थी, उनको नहीं इनवाइट किया। तो सती जी को बड़ा बुरा लगा कि भाई, उन्होंने देखा कि सब लोग जा रहे हैं फ्लाइट में बैठ के, अपनी अपनी यानों से जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तो उन्होंने बोला कि मैं, हम भी चलते हैं, पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिफरेंशिएट क्यों क्यों कर रहे हैं। शिव जी ने बोला कि नहीं नहीं, मत जाओ, सही नहीं है। लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन, इम्पल्सिव मत लो। लेकिन सती जी मानी नहीं। शिव जी के मना करने के बावजूद भी वो चली गई, और जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया कि आपने ऐसा क्यों किया, वो किया। और फिर
दक्ष प्रजापति ने फिर से अपमान किया, उसकी वजह से उन्होंने अपना आत्मदाह कर किया एक प्रकार से। जैसे ही शिव जी को पता चला ये चीज कि दक्ष प्रजापति को यहाँ ये हुआ है, तो फिर शिव जी प्रकट हुए और फिर उन्होंने, ये बड़ी लंबी स्टोरी है ना, लेकिन शॉर्ट में शिव जी ने फिर वहां पे उस धनुष को इस्तेमाल किया था। सो इस प्रकार से दूसरा धनुष एक तो परशुराम जी के पास पहुंच गया था, दूसरा धनुष शिव जी के पास था। इस प्रकार से कई कई जगह यूज हुआ। उसके बाद शिव जी ने उस धनुष को Lord Shiva was so enraged that he cut the Daksh head using the same bow. दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी थी। The demigod begged Lord Shiva for forgiveness. Lord Shiva forgave demigods and handed over the bow to them. तो फिर शिव जी ने लास्ट में वो जो धनुष था वो देवताओं को दे दिया। और फिर देवी देवताओं ने क्या किया, वो उतना संभाल नहीं सकते, इतना शक्तिशाली वेपन था, तो उन्होंने क्या किया, दे हैंडेड ओवर दैट बो टू देवव्रत। तो जो चंद्रवंश, दो वंश है एक तरह से देखिए, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो जो अयोध्या है, राजा दशरथ है, किस वंश में आते हैं, सूर्यवंशी हैं, सन गॉड के लीनियज। और जो जनक, राजा जनक थे, जो सीता जी की लीनियज है, वो चंद्रवंश है, ठीक है। सो जो दूसरा हैंडओवर किया गया, किसको किया गया, देवव्रत, है कि नहीं, जो कि 6th डिसेंडेंट थे राजा नेमि के। सो ऋचिक और उस तरह से परशुराम को दे दिया, और इधर देवव्रत के पास उस धनुष आ गया था। आफ्टर नरेटिंग द स्टोरी किंग जनक ऑर्डर्ड, फिर देवव्रत, जो देवव्रत थे उन्हीं के डिसेंडेंट राजा जनक थे, तो देवव्रत को जब मिला उन्होंने संभाल के रखा, और फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आते गई आते गई आते गई, उन्होंने उस धनुष को बहुत संभाल के रखा। डेली उसकी पूजा होती, वर्शिप होती, क्योंकि इट वॉज टच्ड बाई लॉर्ड शिवा, सो इट वॉज एज रेस्पेक्टेबल एज लॉर्ड शिवा। तो इस कारण राजा जनक उसकी पूजा करते रोज। तो इस प्रकार से एक धनुष का काम पहुंच गया परशुराम जी के पास, एक धनुष कहाँ पहुंच गया, राजा जनक के पास, उनके वंशज में। सो जब पूरा स्टोरी नरेट कर दिया, उसके बाद बोला कि इतना स्ट्रांग है, अब तो और उत्कंठा बढ़ जाती है जब सुन लेते हैं, जान जाते हैं, है कि नहीं। जैसे मैं तो जान जाएंगे भाई, रामायण की क्लास जो पूरी अटेंड कर लेगा उसको ये मिलेगा, तब तो और उत्कंठा बढ़ जाती है। मन करता है कि यार हाँ हाँ करना चाहिए क्लास, लेकिन ये मिलेगा वो मिलेगा, अक्सर हमारा चलता रहता है क्या मिलेगा, लेकिन क्या मिला क्या मिलेगा। इसलिए आप देखोगे ज्यादातर जो कर्म कांड की पूजाएं होती हैं, है कि नहीं, कि भाई वैभव लक्ष्मी का व्रत जो करता है उसको ये मिलता है कि नहीं, बृहस्पति जी की कथा करता है उसको ये मिलता है, 16 सोमवार जो करता है उसको ये मिलता है, ठीक है। तो हमेशा क्या है, एक डिजायर रहता है क्या मिलेगा, इसको करने के बाद क्या मिलेगा, तो कर्म कांड के प्रोसेस होते हैं। सो ये इससे उत्कंठा उत्कंठा बढ़ जाती है जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं, तो हम एक्चुअली ले पाएंगे। नहीं तो एक प्रभाव पड़ता है उसको कैजुअल लेने का, है ना। बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, रेगुलर सुन रहे हैं भगवान राम के बारे में, तो इतना सीरियस नहीं हो सकता है कि हम कैजुअल ले लेते। इवन हमारे रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि हमारे लिए बहुत कुछ करता हो, लेकिन वो रेगुलर कर रहा है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये हम ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी है कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना बहुत इजी तरीके से। सो इसलिए रेगुलर कंटेम्पलेट करना, हम क्या क्या करें कि हम फॉर ग्रांटेड ना ले चीज़ों को, रेगुलर कंटेम्पलेट करना क्वालिटीज पे, किसकी, आपके फैमिली मेंबर्स की। मान लो आप फैमिली मेंबर को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो कंटेम्पलेट करना कि भाई ये मेरे लिए क्या क्या किया इन्होंने, ठीक है। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो बहुत गरीब था, तो गया एक सेठ जी के पास, सेठ जी ने उसे नौकरी दी, और सेठ जी ने बहुत लॉयल तरीके से वो सेवा करता था। धीरे 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 वो उसको उस पर ट्रस्ट बढ़ता गया, उसको पोस्ट ऊपर देते गए सेठ जी। एक समय ऐसा है कि पूरा का पूरा जो सेठ जी का कारोबार था वो खुद ही देखता था,
तो सेठ जी को लगा कि भाई, तो बाकी लोग बड़े चिढ़ते थे कि यार ये गरीब था, आया, रस जीत लिया, एकदम ऊपर पहुंच गया। तो सब क्या करने लगे कि उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कुछ कमी निकालते हैं, कुछ तो कमी होगी। लेकिन अक्सर जब लोग आपसे एनवियस होते हैं तो आपकी कमी ढूंढते हैं और फिर उसको फैन करते हैं। वो हो सकता है आपके कलीग्स हो, आपके बॉस हो, आपके टीचर्स हो, आपके प्रोफेसर्स हो, आपके गाइड्स हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईर्ष्या का कारण है कि व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहला कमी निकालता है कुछ ना कुछ, और फिर उसको पब्लिसाइज करने में उसको बहुत मजा आता है। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसके अंदर कमी होगी। तो उन्होंने देखा यार सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में दोपहर में ना ये डेली 1 घंटे के लिए गायब हो जाता है। कहीं कहीं तो जाता है, किसी कमरे में जाता है, पता नहीं क्या करता है। तो सबने पीछा किया तो देखा कि डेली 1 घंटे के लिए कमरे में जाता है। तो सबने फॉलो किया। जैसे ही कमरे में गया, सब बाहर खड़े थे। सब सेठ जी को बुला के लाए कि देखिए ये चोरी कर रहा है, ये सारा पैसा ले जाता है, कमरे में रख रहा है, और जरूर इसके है। सबने धीरे से दरवाजा तोड़ दिया सेठ जी को लेके। जैसे ही गए तो देखा उसका पूरा कमरा खाली, बस एक बक्सा पड़ा हुआ। तो सारे कहने लगे देखा हम तो सही कह रहे थे कि भाई ये चोरी कर रहा है, सारा पैसा ला के भर रहा है, धीरे कुछ समय आएगा ये गायब हो जाएगा। तो सब उसको बोलने लगे कि भाई खोलो इसको, संदूक दिखाओ बक्से में क्या है। सेठ जी को भी डाउट आया। सेठ जी ने बोला दिखाओ भाई, प्रूफ करो, तुम क्या कर रहे हो, मैं तो तुम पे बहुत विश्वास कर रहा था। सो बड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसने किसी तरह से खोला वो बक्सा। तो बक्सा खोला तो उसने देखा तो उसमें 2-3 पुराने कपड़े पड़े हुए। तो सबके जो डाउट्स थे वो तो क्लियर हो गए, और कुछ नहीं था। तो बोला कि अच्छा ये है, इस इतने सुंदर से संदूक में तुमने ये पुराने कपड़े क्यों रखे हैं। सो उसने बोला कि मैंने ये कपड़े रखे हैं और मैं डेली आता हूँ यहाँ पे और डेली इसको देखता हूँ, अपने आप को ये रिमाइंड कराने के लिए कि मेरी ओरिजिनल स्थिति क्या थी और आज मैं क्या हो गया हूँ, और जो मैं आज हो गया हूँ वो किसकी वजह से हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं ये रेगुलर रिमाइंड ना कराता रहूं तो मैं भूल जाऊंगा कि किन लोगों ने, किस व्यक्ति ने मेरी मदद की इस कठिन परिस्थिति में मुझे आगे जाने में। तो मैं वो भूलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रियल हेरिटेज क्या है, रियल स्ट्रेंथ क्या है, जब हम ऐसे फेजेस से हम ऊपर उठ पाते हैं और कोई हमें निकालता है, वो लोग रियल वेल्थ है। लेकिन मेरे लिए तो वही लोग रियल वेल्थ है। इसलिए मैं उसको, उस कॉन्शियसनेस को खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, लेकिन सो इस प्रकार से रेगुलर याद रहना है ना? और जितना जानते हैं हम उसके बारे में उतना अप्रिशिएट कर पाते हैं। नहीं तो फॉर ग्रांटेड लेने की टेंडेंसी होती है। लेकिन फॉर ग्रांटेड हम चैंटिंग को ले सकते हैं, रेगुलर चैंटिंग करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे क्या दिक्कत है, नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं हम जो वो चीजें जो कि हमें हेल्प कर रही हैं, अपलिफ्ट कर रही हैं, उनको हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। और मन ऐसा करता है, पुश करता है। तो जब ये पूरा देख लिया तो सबने बोला कि अब तो दिखाओ, वो तो इतना दिव्य धनुष है, हम तो सोचे नॉर्मल धनुष होगा, इतना दिव्य धनुष है, तो लेके आओ दिखाओ। ऑर्डर किया, जाओ लेके आओ। तो 500 मैथिली एलिफेंट, और सॉरी 5,000 मैथिली एलिफेंट, 5,000 कट्टे कट्टे मिथिला के जो सिपाही थे वो लगे। वो खींच खींच के किसी तरह से लेके आए। 500 बैलगाड़ी लगे, खींच के उसको किसी तरह से। इतना वेट था, इतना स्ट्रेंथ था उसके अंदर, इतना पावर था कि, है ना, लोग उठा नहीं पा रहे। तो उठा भी रहे थे तो सबकी पीठ टेढ़ी हो गई थी, किसी तरह से खींच खाच के, ऐसे नहीं कि नॉर्मल उठा के ऐसे ढम 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 उठा के ले आए, नहीं। पूरा चिल्लाते हुए, चीत्कार करते हुए, दम लगा के, हाय शाह, है ना, देखा होगा आपने। अभी तो नहीं करता, अभी तो क्रेन जेसीबी आ गई है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करके लोग करते, लेके आए उसको। और जैसे ही देखा, इतना सुंदर धनुष, द bow was such as marvelous that some people assumed it to Mount Meru other। किसने बोला अरे ये तो पर्वत के समान है, ये तो मेरू पर्वत लग रहा है, किसी ने बोला ये मंदार पर्वत लग रहा है, किसी ने बोला कि ये तो देवताओं का धनुष लग रहा है, लेकिन इंद्रधनुष लग रहा है। तो क्योंकि डेली इसके दर्शन सब नहीं कर पाते थे, ये अलग से रखा जाता था, उसका केबिन था, उसका जगह थी, वहां पे रखा जाता था। सो जैसे ही देखा तो सबको, सबके दिमाग में बात आने याद आने लगी।
जैसे ही शिव धनुष को देखा, तुरंत उनके मन में राजा जनक के बारे में एक अजीब सा विचार आने लगा कि कैसे राजा है, उन्हीं की प्रजा उनके बारे में ऐसा सोच रही है कि कैसे राजा है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडीशन रख दी थी कि मैं सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा पाएगा। सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा। और सिर्फ ऐसा बोला नहीं था, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया एक बार। और जब अनाउंस किया, सारे बड़े बड़े राजा, इवन रावण भी वहां पे प्रकट हुए। ये सबने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, लेकिन कि चढ़ाएंगे, लेकिन कोई थोड़ा सा उठा नहीं पाता है ना। कुछ ज्यादा से ज्यादा उठाता तो हाथ नीचे ले जा पाता और फिर दब जाता हाथ उसका। किसी तरह से बाकी लोगों को बुला के उसका हाथ निकलवाया जाता, लेकिन सबकी हालत खराब। और जैसे ही हुआ, सब कहने लगे राजा जनक को कि आप, लगता है हमें बेइज्जत करने बुलाए हैं। ये तो ऐसा धनुष है, इसको भगवान शिव भी स्वयं ना उठा पाए, और आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप शादी नहीं करनी थी तो ऐसे ही बोल देते, इतनी टफ टर्म्स एंड कंडीशन क्यों रखनी? तो सब बड़े बड़े देवी देवता, न किन्नर, जैसे ही ये हुआ तो सारे लोग एंटाई हो गए राजा जनक की। भाई ये तो बेइज्जती की, इन्होंने बेइज्जती की। चारों लोगों, चारों ओर से मिथिला पे आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया मिथिला पे, तो जनक जी इतने कैरेक्टर में पावरफुल थे कि उनके उन्होंने हेल्प मांगी सीधे देवी देवताओं से। और उनके राज्य की रक्षा के लिए देवी देवता की सेना आई, जिन्होंने उनके राज्य की रक्षा की। तो उन्होंने राज्य तो बचा लिया, लेकिन बाहर के लोगों का क्रिटिसिज्म से एक तरह से बच गए। लेकिन अंदर के लोग को भी आने लगा कि क्या सीता विवाह रहित रह जाएगी? इतनी सुंदर हमारी राजकुमारी, जब इतने सब लोग आ गए, किसी ने नहीं उठा पाया, तो कौन उठाएगा इसको? लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ कंडीशन रख दी है राजा जनक ने, क्योंकि कोई मैच ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जनक जी को विश्वास था कि जरूर कोई ना कोई मैच आएगा, ठीक है ना। सो विश्वामित्र जी को धीरे से बताया, जनक जी ने, सबको नहीं बताया था ये बात। उन्होंने धीरे से बताया कि मैंने ये जो कंडीशन रखी, इसका कारण क्या है। उन्होंने बोला कि इसका कारण था, जब सीता जी छोटी सी थी, 3-4 साल की थी, सॉरी, हाँ 3-4 साल की थी। सो एक बार वो फूलों की गेंद से खेल रही थी, और फूल खेलते खेलते क्या हुई, वो गेंद उस उसी कक्ष में चली गई जहाँ पे ये धनुष रखा था, और वो गेंद धनुष के नीचे चली गई। तो सारे बालक जो थे खेल रहे थे, वो गए, सीता जी ने ऐसे एक लेफ्ट हाथ से धनुष को पकड़ा, जिसको इतने महान राजा ऋषि कोई नहीं उठा पा रहे थे। सीता जी ने क्या किया, उस धनुष को ऐसे उठाया, गेंद निकाली और फिर धनुष को रख दिया। और जब रखा तो बहुत आवाज हुआ, और सब दौड़ के आए, तो सबने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि अरे सीता जी ने ऐसे धनुष उठाया, ऐसे रखा। तो सबको नहीं पता था, लेकिन राजा जनक को और कुछ लोगों को ये पता थी। इसलिए राजा जनक ने ये टर्म कंडीशन रखी थी कि मेरी जो पुत्री है, ये विशेष शक्तियां हैं इसके अंदर, विशेष गुण है, इतना विशेष वैभव है इसके अंदर, तो मैं इसका विवाह इससे नीचे तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कोई होना चाहिए जो कि इसके बराबर मैच कर पाए। और उनको ये विश्वास था कि जरूर भगवान ने किसी न किसी को बनाया होगा मेरी पुत्री के लिए। तो जैसे ही राजा जनक ने प्रभु श्री राम को देखा, तो उनको आशा, उनको ने सुना कि ताड़का की वध किया ये बालकों ने, लेकिन तो उनको आशा हो गई कि ये भगवान राम जो है ये कर सकते हैं। सो ही सजेस्टेड टू विश्वामित्र दैट ही विल मैरी सीता टू राम इफ ही लिफ्ट द bow। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि वो तुरंत विवाह कर देंगे सीता जी का, अगर ये धनुष को उठा लेते हैं। तो कई लोग फिर से कहने लगे कि अरे ये फिर क्यों टर्म्स कंडीशन है, इतने सुंदर प्रभु श्री राम है, इतनी सुंदर सीता मैया है, दोनों का विवाह ऐसे ही कर देना चाहिए। अरे कर तो दिया, ताड़का को मार तो दिया, ठीक है कोई बात नहीं ना, ऐसे ही किया जा सकता है। सो लेकिन प्रभु श्री राम और इन्होंने कुछ नहीं बोला। विश्वामित्र जी ने बोला प्रभु श्री राम को, और उनके इंस्ट्रक्शन पे
प्रभु श्री राम गए और जस्ट धनुष को ऐसे गए, ध्यान से देख रहे थे। ही देन टच्ड विश्वामित्र फीट एंड आस्क्ड फॉर एम्पावरमेंट। देखा और फिर जाके आशीर्वाद ले रहे हैं विश्वामित्र जी का। ठीक है? प्रभु चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, विश्वामित्र जी जो कि इस प्रोसेस से गुजरे, इनकी हिस्ट्री पता चल चुकी। अक्सर किसी की हिस्ट्री पता चलती है, सो एक लगता है कि अरे यार ये क्या व्यक्ति है, लेकिन भगवान उसकी हिस्ट्री से जज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हिस्ट्री में जो ग्रोथ किया, मैंने उनको गुरु का दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ग्रोथ किया है, उन्होंने वो क्वालिटीज डेवलप की है। सो भगवान उनको दर्जा दे रहे हैं, और भगवान चाहते तो कर भी लेते चीज डायरेक्ट, लेकिन भगवान सिखा रहे हैं कि कोई भी कार्य करने में गुरु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। किसी भी सक्सेस की प्राप्ति में स्टेपिंग स्टोन होता है तो गुरु के थ्रू जाता है, गुरु का आशीर्वाद लेना। तो ये भगवान राम अपने आचरण से सिखाने आए थे कि गुरु को हमेशा जीवन में एक उनके लिए विशेष कॉर्नर बना के रखना, और जाके उनसे, शक्तिशाली हैं लेकिन उनसे क्या कर रहे हैं, एम्पावरमेंट मांग रहे हैं। कई बार हो सकता है हमारे पास दक्ष हो, कला हो, क्षमता हो, फिर भी जाके, इसलिए हम प्रेयर्स करते हैं सेशंस देने से पहले। हो सकता है पीपीटी हो, ये हो, लेकिन ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन ये स्पिरिचुअल चीजें हैं, लेकिन जीवन में भौतिक ये सब जो चीजें हैं, हमारे हमारा इंटेलेक्ट, हमारी लैंग्वेज, हमारी नॉलेज, लेकिन ये सब मटेरियल है एक्चुअली। लेकिन वो कृपा जो है ना, जो कि परंपरा से आती है, गुरु से आती है, वो हमें, उसे कहते हैं एम्पावरमेंट। लेकिन वो हमें कुछ स्पिरिचुअल चीज को करने के लिए एम्पावर करती है। सो इसलिए एम्पावरमेंट लेने का तरीका है। राम देन अप्रोच टुवर्ड्स द बो आफ्टर आस्किंग परमिशन फ्रॉम हिज गुरु। परमिशन लिया, फिर गुरु से, फिर गए, ऐसे पकड़ा धनुष को और बिना एफर्ट लगाए उन्होंने उठा दिया। He then pulled it down its top with the left hand and strung it. तुरंत ऐसे गए, राइट हैंड से उठाया, लेफ्ट हैंड से ऐसे स्ट्रंग कर ही रहे थे, उस प्रोसेस में तो क्या हुआ, टूट गया। और इन द प्रोसेस द bow snapped right in the middle. With two broken pieces of bow in his hand, Ram was standing innocently as if nothing was extraordinary. टूट गया, और अब देख रहे हैं कि अरे यार ये तो, मैं, सब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं कि अरे इसको तोड़ दिया हो, और राम जी कह रहे हैं कि यार मेरे से गलती से टूट गया, इस तरह से देख रहे हैं। सो सब सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे, है ना, जो हम चाहते थे, जो कठिन बैरियर, टफ सिचुएशन रखा था, वो क्लियर कर लिया राम जी। अब सीता जी के विवाह को कोई नहीं रोक सकता। सब खुश हो गए जनक। तुरंत राजा जनक क्या करते हैं, सीता जी को बुलाते हैं असेंबली में। और बाकी सीता जी को क्या है, उनकी दोस्त जो होती हैं, सखियां सखियां जो होती हैं, पहले ही बता चुकी होती हैं। लेकिन दोस्तों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ये सब चीजों में, है ना। तो पहले बता देते कि अरे ऐसा हुआ है कि प्रभु श्री राम जी ना, जो कल देखा था ना उनको, जो वो तोड़ दिए धनुष, है ना। तो सीता जी ऑलरेडी पहले से पसंद कर चुकी होती है राम जी को, और वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है जब देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और उनका विवाह होने वाला है राजा राम से। बहुत प्रसन्न होती हैं। सो बहुत सुंदर तरीके से ज्वेलरी पहन के, वस्त्र धारण करके वो प्रकट होती हैं। ड्यू टू वेल ऑन हर हेड शी कुड नॉट सी हिज फेस, शी रिकॉग्नाइज राम थ्रू हिज स्ट्रॉन्ग फीट। तो चेहरे से तो नहीं देखती हैं, लेकिन जस्ट चरणों से समझ जाती हैं कि कौन प्रभु श्री राम है। The bow was broken. Sita was standing in front of Ram. Preparation of marriage was going on. So जैसे ही ये सारी चीजें हो रही हैं, सब शादी की बात कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो कर रहे हैं, तभी राम जी के अंदर एक और वॉर स्टार्ट होता है। उनके अंदर दो वॉर होता है। एक होता है उनका रोल एज अ सन, दूसरा होता है उनका रोल एज अ लवर, एज अ हस्बैंड। लेकिन वहां पे कन्फ्लिक्ट होता है।
कि मैं अभी तुरंत विवाह कर लूं, लेकिन मैं पुत्र हूँ, मेरे पिता हैं, राजा दशरथ को तो मैंने इन्फॉर्म किया ही नहीं। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल आता है। एज ए लवर ही वॉज फुलफिलिंग ड्यूटी बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सीता एंड वॉज अबाउट टू बी गार्लैंडेड, and as a son bound to be abided by his father's wishes. So he could be, so how could he marry Sita without his father's approval? अपने वो पिता की अप्रूवल से आए थे इस पूरे मिशन पे। सो उन्होंने सोचा कि मैं पिता को बिना इन्फॉर्म किए कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आजकल तो पिता माता कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन व्हाट्सएप पे ही प्रेम होता है, व्हाट्सएप पे डिसाइड हो जाता है शादी करेंगे, ये होगा वो होगा, है ना। शादी होने के बाद बताते हैं, कई लोग तो बताते भी नहीं। लेकिन आजकल के कल्चर में तो लिविंग रिलेशनशिप, ठीक है, तीन चार के साथ रह लेते हैं, उसके बाद पिता माता को लगता ही नहीं, उसको लगता है बेटा दिल्ली है ना में रह रहा है, बहुत काम कर रहा है दिल्ली मुंबई में, उनको पता नहीं बेटा क्या क्या कर रहा है। तो ये कल्चर है ना कि भाई मुझे अपने पिताजी को इन्फॉर्म करना है। और भगवान राम क्या करते हैं, उस समय डिनाई कर देते हैं विवाह करने के लिए। ये टीवी सीरियलों में नहीं देखा होगा आपने ये सब चीजें, टीवी सीरियल में तो दिखाया होगा विश्वामित्र जी आ जाते हैं तो परशुराम जी आ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, संवाद होता है, बट वो यहाँ नहीं होता है। लेकिन तो उसमें टीवी सीरियल में तो मसाला लगा के दिखाते हैं। एज ए सन बाउंड, तो इस तरह से वो अप्रूवल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जैसे ही एक्सेप्ट वो अप्रूवल कहते हैं मैं विवाह भी नहीं कर सकता, सब लोग उदास हो जाते हैं कि यार सब कुछ था, परफेक्ट था, जो टर्म कंडीशन रखे थे वो भी पूरा हो गया, लड़का भी इतना सुंदर है, लड़की भी इतनी सुंदर है, दोनों अग्री कर रहे हैं, फिर एकदम से प्रभु श्री राम ने क्यों मना कर दिया। सब डिस्करेज हो जाते हैं। लेकिन पूरे उस वहां पे सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो कि खुश खुश होता है, वो है सीता जी। जब सीता जी देखती हैं कि प्रभु श्री राम मना कर रहे हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम सिखाती हैं सीता जी ने। Lord Ram life was based on principles. It was meant to set the ideal example for the world to follow. Ram decided that he can't marry Sita without his father's approval. Ram thought it would be great insult to his father Dashrath if he would marry Sita without his father's permission. He was taught to respect his superiors. सुपीरियर्स को रेस्पेक्ट देना, क्यों? क्योंकि उनके अंदर विजडम होता था, है ना। बट सुपीरियर मतलब विजडम, एक्सपीरियंस, ये सबसे सुपीरियर होता है। लेकिन आजकल का सुपीरियर मतलब हो गया हम एज से बड़े हैं इसलिए हमें फॉलो करें। लेकिन सुपीरियर मतलब विजडम से, कैरेक्टर से, इन सबसे सुपीरियर्स होते थे लोग। सिर्फ एज से भी, एज से ही सुपीरियर नहीं होते थे। सीता was most delighted by Ram pause. Ram response to the marriage proposal made her realize his true worth. सीता जी ने उनके अंदर अक्सर गुस्सा हो जाए, अरे यार इतना क्या पापा पापा कर रहा है, लेकिन अभी से पापा मम्मी कर रहा है, लेकिन ममाज बॉय तो नहीं है, लेकिन ऐसा सोचने लगे हैं कई लोग। लेकिन बट सीता जी उल्टा सोच रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत सिखाएंगी सीता जी, लेकिन रिलेशनशिप मतलब क्या। जनरली ये सब जजमेंट आता है जब हम टीवी सीरियल में देख रहे हैं। लेकिन यार अरे यार क्या पापा मम्मी अलग रहना चाहिए, अलग रहते हैं, बट वो रह लो अलग, बट दिक्कत वहां पे भी होगी। लेकिन बोला शादी वादी क्या करना, लिविंग में रहते हैं, रह लो लिविंग में, लेकिन दिक्कत वहां भी होगी। लेकिन सो शी वॉज श्योर दैट राम वॉज द मोस्ट सुटेबल हस्बैंड। उनके मना करने के बाद, ये स्टैंड लेने के बाद मुझे उनसे परमिशन लेना चाहिए। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये असली हकदार है मेरे हस्बैंड बनने का। अक्सर ज्यादातर लड़कियां कहेंगे अरे यार ये क्या है, ये लड़का ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरे मुझे मना कर दिया इसने। लेकिन सीता जी ऐसा नहीं सोच रही। अब उनके सोचने के पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो सीता जी क्यों डिलाइटेड हुई जब उन्होंने मना किया, बोला कि मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया है। फॉर सीता अ मैन हैड टू हैव थ्री स्पेशल एट्रीब्यूट्स। सीता जी के लिए किसी से मुझे विवाह करना है
उसके अंदर 3 स्पेशल एट्रीब्यूट होने चाहिए, क्वालिटीज होने चाहिए। पहला क्या था, ही मस्ट बी वैलियंट और हैव द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट। लेकिन तो गुण देखना चाहिए, गुणों के बेस पे विवाह करना चाहिए। आजकल हिंदू समाज में या भारतीय समाज में फोटो के बेसिस पे विवाह होता है, लेकिन या लड़के के पैकेज के बेसिस पे विवाह होता है, या किस कंपनी में लगा हुआ उसके बेसिस पे विवाह हो जाता है ना। आप में से कई लोग होंगे, प्रभु लोग, जो यही सब अचीव कर रहे होंगे ताकि अच्छा विवाह हो, और आप में से कई माताएं होंगी जो यही टर्म्स एंड कंडीशन रख के विवाह करेंगी। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवाह कैसे करना चाहिए। अगर कोई लड़की है उसको विवाह करना है, उसके अंदर क्या क्वालिटी देखना चाहिए, ही मस्ट बी वैलियंट और हैव द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट, या फिर आपके लिए स्टैंड ले। अगर आज के टर्म्स में बोलूं तो आपके लिए वो खड़ा हो सके, स्टैंड ले सके। लेकिन आपको जब नीड हो, आपके पास हो, खड़ा हो, इस प्रकार का पहला क्वालिटी होना चाहिए, वैलियंट। लेकिन he should be prudent and have the ability to say the right things। सही चीज बोल पाए वो। लेकिन चाहे घर के समाज हो, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, इन्फ्लुएंस ना है। जो सही है, जो करने योग्य है, उसको सही तरीके से बोल पाए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ही मस्ट हैव सेल्फ कंट्रोल और द एबिलिटी टू रेजिस्ट द टेम्पटेशंस एंड कंट्रोल द इमोशंस। उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए टेम्पटेशंस को। अब ये सब कहाँ कोई चेक करता है, लेकिन कोई नहीं चेक करता। रिलेशनशिप बनता है कि नहीं, है ना। एक नजर में प्यार होता है, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट साइट। लेकिन ये प्यार है आज का डिफिनेशन। लेकिन बट चेक करना चाहिए कितना सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल नहीं होता तो क्या करते हैं लोग, इधर उधर मुंह मारते हैं। लेकिन सो ये सब क्वालिटीज हैं जिसके बेसिस पे रिलेशनशिप टिकते हैं, स्पेशली मैरिड रिलेशनशिप्स। लेकिन नहीं तो मैरिड रिलेशनशिप नहीं टिकते हैं। तो आजकल सबसे बड़ा इशू क्या है, ये उसके साथ, ये उसके साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां जाके भी सेटिस्फाइड होते फिर चेंज कर देते हैं। ये यूएस का कल्चर है। लेकिन यूएस का कल्चर इतना घटिया कल्चर है, इतना वाहियात कल्चर है, हम लोग यूएस की बड़ाई करते, मुझे आश्चर्य होता है। लेकिन वहां पे आजकल यूएस में अलग कल्चर चला हुआ है। लोग अपने प्रोनाउन बता रहे हैं कि आप मेरे लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, डिफाइन कर रहे हैं लोग। लेकिन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ना डिफाइन कर रहे हैं कि आप मेरे लिए ये प्रोनाउंस यूज करिए। वो इसी ये सबको इंटेलेक्चुअलिज्म बोलते हैं, वोकेज्म बोलते हैं, हम लिबरल हैं, हम ये हैं वो हैं। घटिया हो तुम, है ना। कुछ नहीं है तुम्हारे कल्चर में। लेकिन इसके ये सब सिद्धांत ही नहीं है लोगों में। कंट्रोल को लोग वीकनेस समझते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी को गरीबी समझते हैं। लेकिन बट ये सब चीज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए करेज चाहिए, है ना। सेल्फ कंट्रोल ना हो, लोग इसको बोलते हैं कि फ्रीडम है। लेकिन मैं किसी के साथ करूं, लेकिन माई चॉइस। एक दीपिका पादुकोण नामक एक अभिनेत्री है, उनका बहुत सालों पहले एक वो आया था, वीडियो आया था, माई चॉइस। देखिए, मैं रिलेशनशिप मैरिज में रखूं या आउटसाइड मैरिज रखूं, माई चॉइस। मैं अपने पति के साथ बच्चा करूं या किसी और के साथ, माई चॉइस, है ना। ये तो जानवरों में भी होता है, कुत्ते कुत्ते बिल्ली भी करते हैं ये सब चीज। फिर हम ह्यूमन बीइंग क्या है, माई चॉइस नहीं है तो मतलब ये चॉइस नहीं है, आप बाउंड हो, आप बंधे हुए हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। चॉइस तो वो है जो आप अपने विल्स के अगेंस्ट कर पा रहे हो। ये तो नेचुरल व्यक्ति कर कुछ भी कर लेगा। बट लोग कह रहे हैं मेरी चॉइस है, मैं एक ही व्यक्ति से रिलेशन रखूं, एक्स्ट्रा मैरिटल रखूं, माई चॉइस। लेकिन दीज आर वीकनेसेस। बट नाउ वीकनेस को बढ़िया सा प्रोमो वीडियो बना के, एक बढ़िया से चैनल बना के, कुछ वोक लोगों को लाके खड़ा करके और जोर जोर से बोलने से वो कूल बन जाता है। और आजकल की जनरेशन आंख बंद करके विश्वास करती है, बोल देते अरे यार पिछला जमाना क्या था, ये था उसके अंदर, वो कमी थी, ये कमी थी, अभी नया जमाना बड़ा कूल आया है। तभी इतने सारे डिप्रेशन लोग मर रहे हैं आज। क्राइम में जितने लोग मरते हैं उसके 5 गुना लोग सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन ये माई चॉइस लेके आया है ना, इसी माई चॉइस की वजह से आप जाना चाह रहे हैं।
तो ये सब बेकार का कल्चर है, घटिया कल्चर है कि नहीं। आजकल नॉर्मल हो जाता है। अरे तुम, आप शादी में जाओगे, लोग बोलेंगे तुम दारू नहीं पीती, है ना। या लड़कियां पूछते हैं तू दारू नहीं पीता, क्या यार बच्चा रह गया तू, ठीक है। ये सब टर्म्स कंडीशंस है, बट वी शुड हैव दैट करेज टू रिजेक्ट इट, है कि नहीं। ये प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, ठीक है? नहीं तो अभी प्रॉब्लम होगी, बाद में प्रॉब्लम होगी, इसलिए बहुत देखना है ना। कम्युनिकेशन प्रूडेंट मतलब अच्छा कम्युनिकेशन है। So Sita checked all three attributes in Ram. Valiant. He took up a challenge everyone has failed at. जो कोई नहीं कर पा रहा था, वो चैलेंज लिया उन्होंने। टफ सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया। लेकिन कई लोग स्टैंड नहीं ले पाते हैं, लेकिन मैंने देखा सिंपल सी, फैमिली को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल्चर है देखो, ये रहेगा, गांव पे ही रहना होगा, सबको छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। माँ, अपनी माँ के सामने नहीं ले पाते हैं स्टैंड, कई लोग पेरेंट्स के सामने नहीं ले पाते हैं, सही चीज सही गलत में स्टैंड नहीं ले पाते हैं। सो ये चेक करना चाहिए। शी हर्ड राम स्पीक टू हर फादर जनक विथ रेस्पेक्ट। प्रूडेंट कैसे, उन्होंने देखा कि कैसे रेस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन चेक करना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब बहुत ब्रॉड टर्म है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना मतलब ये नहीं होता कि जस्ट बात करना, है ना, कैसा टोन है, क्या इंग्लिश बोलता है यार फर्राटेदार, नहीं, क्या कितना अंडरस्टैंड करता है वो आपको, और आप उसको कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो, क्या वो अपने आप को रियली एक्सप्रेस करता है, ये चीज है रियल कम्युनिकेशन, ठीक है। जब आप उसको कितना समझ पाते हो और वो आपको कितना समझा पाता है, ये चीज है रियल कम्युनिकेशन। तो देखा उन्होंने कि भाई उनकी बात करने के लहजे से, है ना, ये सब चीजें आर्ट होती थी पहले, है ना, ये सब सिखाया जाता था। आजकल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिखाया जाता है कि नहीं। तो लोगों को समझना परखना आता ही नहीं, है कि नहीं। ये सब कलाएं होती थी, बट लोग बोल देते हैं, अरे यार, है ना, हम भी पढ़ेंगे, हम भी वो करेंगे, दोनों मिलके पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। शी हर्ड राम स्पीक टू हर फादर जनक विथ रेस्पेक्ट। उन्होंने देखा कितना रेस्पेक्ट से बात कर रहा है मेरे पिता से, क्या देखते हैं, कहीं वो एटीट्यूड तो नहीं, अरे हम लड़के वाले हैं, है ना, वो तो नहीं, क्या वो उस कॉन्शियसनेस से ऊपर है या नहीं। कई लोग कहते हैं कि पेट्रियार्की सोसाइटी थी, ये थी, बट राम जी कहाँ है, दिखा रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल, राम कार्व्ड हिज डिजायर टू मैरी सीता। उनके अंदर डिजायर थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी सीता जी को मैरी करने के लिए, लेकिन कुछ सिद्धांत थे, कुछ वैल्यूज थे, उसके कारण उस डिजायर को भी कंट्रोल किया। मतलब उनके अंदर काफी सेल्फ कंट्रोल थी। इट प्रूव टू हर दैट राम वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, अ मैन हु प्लेस प्रिंसिपल्स अबव डिजायर्स। क्योंकि डिजायर्स क्या होते हैं, क्षणिक भर के आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स लंबे समय तक के लिए हेल्प करते हैं। So the principles of marriage. Till the marriage, Ram focused on studies and self-development. His focus was me, a state of healthy selfishness. So सबसे पहले राम जी इस शादी से विवाह से पहले किस चीज पर फोकस थे, सेल्फ डेवलपमेंट पे, ठीक है ना, खुद के डेवलपमेंट में। और कई बार जैसे हमने इमोशनल मैच्योरिटी में भी डिस्कस किया था कि खुद पे काम करना, खुद को ग्रो करना सेल्फिशनेस नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड हेल्दी सेल्फिशनेस। ये जरूरी है, करना चाहिए। अगर आप खुद पे वर्क नहीं कर रहे हो, खुद को समय नहीं दे रहे हो, खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हो, जब सबको दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, एक दिन फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो पहला स्टेज उन्होंने अपने पे वर्क किया। दूसरा स्टेज, मैरिंग सीता मेड हिम थिंक बियॉन्ड हिज ओन नीड्स। हिज फोकस शिफ्टेड टू अस, a state of selflessness. So student life thrives on guided competition, whereas marriage works best with happy cooperation. So student life जो होती है उसमें competitions, guided competition होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बट क्या होता है, वो सेम स्टूडेंट लाइफ की जो मेंटालिटी होती है, कॉलेज की मेंटालिटी होती है कि मैं अच्छा, मैं बेटर, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, हम दोस्तों में करते हैं सब। बट आजकल ये कल्चर है कि भाई दोस्त बन के रहो,
है कि नहीं? तो ठीक है, दोस्त बन के रहो, मतलब ये रहना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बट दोस्त में हम कई बार कॉम्पिटिटिव थॉट प्रोसेस से रहते हैं, लेकिन बट मैरिड लाइफ में आप कॉम्पिटिटिव थॉट प्रोसेस से नहीं रह सकते। वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। मैरिज वर्क्स बेस्ट विथ कॉपरेशन, एक दूसरे को कॉपरेट करना, है ना। दोस्तों में तो हम क्या रहता है, मैं बेटर, मेरा आइडिया बेटर, मेरा आइडिया। बट शादी या रिलेशनशिप, विवाह, ये कैसे चलता है कि हम दूसरे के वैल्यूज की पोजीशन देखते हैं कि इसका भी वैल्यू है, ये कहाँ सुटेबल है, मेरा यहाँ सुटेबल है ना। आपके ये थॉट प्रोसेस ये अच्छा है, लेकिन तो यहाँ सुटेबल है, उसकी भी एक जगह है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, उसका भी एक पोजीशन है। उस एंगल से देखना, उसके बेसिस पे चलते हैं रिलेशनशिप्स। बट शादी के ये रिलेशनशिप के सिद्धांत किसे किन्हें पता है? नहीं पता है। लोग एक हैं जो कि एक्सट्रीम है, पुराने जमाने नहीं, मेरा ही चलेगा, जैसा बोल दिया वैसा ही करना है, डिस्कशन नहीं, कोई कॉपरेशन नहीं, ऐसा बोला है ऐसा ही करना है। एक ये जॉनरे के लोग हैं एकदम एक्सट्रीम। दूसरा होता है अरे एकदम कूल चिल, है ना, थप्पड़ मार दिया उसको, थप्पड़ मार दिया, ये सब प्रेम है। लेकिन जो तेरा है वो मेरा है, वो मेरा है वो तेरा है, प्रेम है ना, ये फ्रिवलेसनेस है ना। फ्रिवलेसनेस है, कब लड़ाई होगी पता भी नहीं चलेगा। तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। आजकल ये डिबेट्स है, अरे लड़का लड़की बराबर है, लड़का लड़की बराबर है, लड़का लड़की बराबर है। बराबर रेस्पेक्ट में है, बट ये नहीं कह सकते कॉपी पेस्ट है। लेकिन इसके कुछ गुण हैं और इसके कुछ अवगुण हैं, इसके कुछ गुण हैं, इसके कुछ अवगुण हैं। दोनों एक दूसरे को मिलके पूरक बनाते हैं। वो है हेल्दी या सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, है ना। वहां पे बेस्ट करेगा जब हम कॉपरेशन सीखते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ मैरिड लाइफ, आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे, कहीं भी वर्क करोगे, वहां ये कॉपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। जहां भी हम साथ कार्य कर रहे हैं एक दूसरे के, वहां पे कॉपरेशन थॉट प्रोसेस होता है। जब क्रिकेट टीम में खेलते हैं, बैट्समैन बॉलर सब कॉपरेट करके करते हैं। वैसे ही समझना चाहिए मैरिड लाइफ में, हमें कॉपरेट करके, हमें इक्वल नहीं बनना है, रेदर देन कॉपरेशन करना है। हस्बैंड को सोचना चाहिए मुझे वाइफ को कॉपरेट करना चाहिए किस चीज में, वाइफ को सोचना चाहिए मुझे हस्बैंड को कॉपरेट करना चाहिए। अब किन चीजों में करना चाहिए, वो कैसे क्लियर होगा? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए, बैठ के शांति से, भैया चलो, है ना, 6 दिन 7 दिन लड़ाई किया हम, आओ थोड़ा शांति से बैठते हैं, कहीं बाहर जाओ घूमने और बातचीत कर कि मुझे आपकी इस चीज से प्रॉब्लम है, एंड एक्सेप्ट। अगर किसी को प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं था, ये तो नहीं था, तो बातचीत करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने पॉइंट हैमर करते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड गुड कम्युनिकेशन। लेकिन बातचीत करना मतलब, जैसे और आप बोलोगे कि प्रो जी आपको, आप ये सब क्यों ध्यान दे रहे हो? क्योंकि ये रिलेशनशिप के सिद्धांत है, और हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ 40 लोग रहते हैं, और उनमें भी ये सब चीजें होती हैं, है ना, लड़ाई झगड़े ये सब चीजें होते हैं। बट सॉल्व कैसे होते हैं? क्योंकि जनरली हम लोगों को उनके वर्ड्स पे लेते हैं। जब मेरा रोहित प्रो से कुछ बातचीत हुआ, रोहित प्रो ने कुछ बोल दिया, प्रो जी आप तो ऐसे फालतू बोलते रहते हैं, अब वो वर्ड को लेके मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा। लेकिन मुझे फालतू बोलता रहता हूँ, मुझे बोला फालतू बोलता रहता हूँ, मैं फालतू बोलता हूँ, दिखाऊं तो तूने क्या क्या फालतू बोला है, दिखाऊं मैं तुझे, उस दिन मिलने आ फिर। मन ऐसे कार्य करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वर्ड्स को। और ये सबसे बड़ी वीकनेस है आजकल के कम्युनिकेशन की, आजकल के लोगों की। लोग बहुत ज्यादा वर्ड्स पे, ऊपर ऊपर की चीजों पे ही देख पाते हैं। कैसे देखना चाहिए फिर? देखना स्टार्ट करिए लोगों के इंटेंट, क्या इंटेंट्स है, क्या इंटेंशंस है। ठीक है ना? इसलिए मैं एक सेशन सोच रहा हूँ लूंगा किसी दिन संडे को, पावर ऑफ इंटेंशंस। इंटेंशंस को समझना, किसी दूसरों के इंटेंशंस को समझना, और अपने इंटेंशंस को प्यूरिफाई करना। हम इंटेंशन नहीं समझते हैं कि भाई वो परेशान होगा, वो ऐसा है नहीं, लेकिन बोल गया रोहित, लेकिन जो जोश में बोल गया, लेकिन भानुप्रभु ऐसे है नहीं, लेकिन बोल गए, कुछ ऐसा हुआ होगा। जब हम व्यक्ति को समझते हैं ना, हम ज्यादातर व्यक्ति पे फोकस नहीं करते, हम व्यक्ति के वर्ड्स पे फोकस करते हैं।
और व्यक्ति के वर्ड से बुरा मान जाते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन उस व्यक्ति से बना हुआ है। उस व्यक्ति के वर्ड से हमारे रिलेशन नहीं बने थे, लेकिन उस व्यक्ति के वर्ड से हम उस व्यक्ति के रिलेशंस को खराब कर लेते हैं। डिफिकल्ट है। आप लोगों का क्या कहना है, जितने लोग सुन रहे हैं? आप लिखिए चैट बॉक्स में, थोड़ा पानी पी के आते हैं। आपने देखा होगा, अपनी माँ लोग को, माँ जैसे होती है ना, तो ये सब हमें हमने माँ को क्रिटिसाइज कर दिया, बट माँ को आप ध्यान से देखेंगे बहुत कुछ सिखाती है। तो आपने देखा होगा, माँ लोग जब सब्जी काटती हैं, जनरली इंडियन मदर्स का होता है कि अगर सब्जी में थोड़ा सा कीड़ा है, उतना एरिया को निकाल के फेंक देती है। ठीक है, यूएस में क्या होता है, थोड़ा सा कीड़ा होता है पूरा फेंक देते हैं। भिंडी में अगर थोड़ा सा छेद है, देखेंगे कहाँ कहाँ अफेक्टेड है, उतना काट के फेंक लेंगे, बाकी को यूज कर लेते हैं। देखा है ऐसा सबने? देखा है तो लिखिए यस, नहीं देखा है तो लिखिए नो। यस, बस यस। हाँ। सो उसी प्रकार से किस हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ होता है, उतने पार्ट को निगलेक्ट करना चाहिए। ठीक नहीं, बट हम क्या करते हैं, पूरे व्यक्ति को वो कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं चलता। हमारे अंदर भी कुछ कमी होगी, कोई ना किसी ने हमें कहीं ना कहीं टॉलरेट किया होगा, लेकिन किसी ने हमें हेल्प किया होगा, मोटिवेट किया होगा कुछ अच्छा करने के लिए। सो लाइफ में ना देखो क्या होता है कि हम हमें लाइफ में जस्ट व्यक्ति दिख रहा होता है और उसके वर्ड्स दिख रहे होते हैं, बट व्यक्ति मतलब क्या है? वो व्यक्ति कहीं गया होगा, कई लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, कुछ हिस्ट्री रही होगी, कुछ उसका बचपन में कुछ हुआ होगा, जिस कारण वो आज ऐसा है। ठीक है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुनिया भर के लोगों को बैठ के ऐसे सोचिए, लेकिन यार जो आपके क्लोज लोग हैं, उनको तो अच्छे से समझो, उनके साथ तो टाइम स्पेंड करो, उनको उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो जानना चाहिए। इसलिए मुझे जितने भी लोगों से मैंने बात किया, मैं प्रयास करता हूँ कि लाइफ के बारे में थोड़ा जानूं, लेकिन प्रयास पर्पस ये नहीं होता। पर्पस ये होता है कि मेरा जो अक्सर अंडरस्टैंडिंग रहा है लोगों का, कि मैं लोगों को उनके नाम से, क्वालिफिकेशन से नहीं जानना चाहता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं मानता कि लोगों की आइडेंटिटी जैसे उनके नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड से बनती है। लेकिन वो क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और अगर हम उतना नहीं जान रहे हैं तो फिर हम हार्डली लोगों से कनेक्टेड हैं। लेकिन तो इसलिए लोगों को जानना, उनकी लाइफ में कुछ होगा, बैकग्राउंड में कुछ हुआ होगा उनके जीवन में जिसकी वजह से आज वो है। और अगर उनको अभी सही शेप मिले, सही लोगों का संग मिले, वो ग्रो कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि समाज में किसी के साथ बुरा हुआ, कुछ हुआ तो वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आज अगर आप किसी पे मेहनत करोगे, हो सकता है 30 साल 40 साल बाद बड़ा बरगद का वृक्ष बन जाए, तो कई लोगों को शैडो दे। सो वो एफर्ट कौन डालने को तैयार है? लेकिन एफर्ट नहीं डालना चाहते लोग, और जो डालना चाहते हैं, जो लोग जीवन देते हैं, उनको लोग क्रिटिसाइज करते हैं। देखो, बट ये चीजें जरूरी हैं, एटलीस्ट हमारे पास आसपास जो लोग हैं उनको हम समझें, लेकिन उनके वर्ड से जज ना करें, रादर देन उनके इंटेंशंस पे जाइए, इंटेंशंस को इंटेंशन को समझने का प्रयास करिए। ये डिफिकल्ट है किसी के इंटेंशंस को जानना, लेकिन इतना आसान नहीं है। हम अक्सर सबसे पहले क्या करते हैं, जब बातचीत होती है, सबसे पहले हम उस व्यक्ति के इंटेंशंस पे डाउट करते हैं, लेकिन उसने कुछ गलत बोल दिया, जैसे मैं बोला प्रभु जी ज़्यादा बोलते हैं,
और मैं रोहितपुर के इंटेंशंस पे डाउट करूंगा, यार ये बहुत ज्यादा शाना बन रहा है, ये है ही व्यक्ति खराब है। बट नहीं, वो वर्ड्स खराब हो ना, उसका कुछ रीजन हो सकता है, कई बार हो सकता है गुस्से में हो सकता है चिड़चिड़ा हो सकता है सही भी हो, लेकिन हो सकता है सही हो, मेरे अंदर बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। बट हार्डली हम ये देखते हैं कि भाई हाँ हाँ मेरे अंदर भी होगा, मेरे अंदर भी कुछ कमी होगी, हो सकता है, हम नहीं देखते हैं ये सब चीजें। हम मानते ही नहीं कि हमारे अंदर कमी है, लेकिन हमने पता नहीं बचपन में वो गाना सुन लिया, लेकिन नहीं, एक गाना था जिसमें भगवान ने बनाया है तुझे बहुत, ऐसे करके कोई गाना था, ऐसे सुना था मैंने, तराश के भगवान ने तुझे बनाया है, ऐसा कोई गाना हमने सुन लिया है बचपन में। मुझे गाना याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को याद आ रहा तो डाल सकते हैं। तो हमने सुन लिया और हम अपने बारे में सोच के बैठ गए, हाँ हाँ वो तो भगवान ने मुझे बहुत तराश के बनाया, मेरे अंदर तो कुछ कमी हो ही नहीं सकती। इसको ब्रेक करिए सबसे पहले तो। लाइफ में ना कई बार तोड़ना चाहिए इस थॉट प्रोसेस को कि यार मेरे अंदर भी तो कुछ, वो कोई कुछ बोल रहा है, शायद ऐसा है क्या मेरे अंदर, चेक कीजिए एक बार, है ना। दूसरा होता है, मैंने बोला चेक करिए, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हाँ हाँ ये मेरे अंदर है, किसी ने कुछ कह दिया तो हम एकदम से ले लेते हैं, फिर एकदम से निराश होकर एकदम से बैठ जाते हैं, मैं तो हूँ ही बुरा यार, है ना। उसने बोला कि आप लो क्यों फील कर रहे हो, अरे यार मैं लो नेगेटिव हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये एकदम ही नेगेटिव उसमें चले जाते हैं। बट चेक करना चाहिए क्या मेरे अंदर है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, अच्छा मैंने ऐसा क्या बोला, ऐसा क्यों बोल दिया मैंने यार, मैं भी ये चीज़ थोड़ा बेटर तरीके से भी तो बोल सकता था, मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से बोल सकता था। तो चेक करेंगे तब आपको रियलाइज होगा, अगर लगेगा कि नहीं भाई मेरे सही था, मैंने सही इंटेंशन से बोला था, मेरे वर्ड सही थे, शायद वो गलत ले रहा है, अब वो गलत ले रहा है तो क्यों ले रहा है, लेकिन ये चेक करना है। और आपको लगेगा अरे इतना चेक करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, तो अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो ये कॉन्शियसनेस वाइज होता है, कॉन्शियसली होता है। बट हमारा कॉन्शियसनेस, हमने इतना ज्यादा सुना है बाहर के कल्चर को, इतना मूवी देख लिया, इतने वेब सीरीज देख ली है कि अब हमें वो सब चीजें नेचुरल लगने लगता है। नहीं तो ये नेचुरल होना चाहिए कि भाई अच्छा ये नेचुरल नहीं है, आप सब वोट कीजिए कि हमारे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है। कितने लोग मानते हैं, मानते हैं तो यस लिख दीजिए, नहीं मानते तो मत लिखिएगा कुछ भी। यस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है हमारे अंदर भी कमी। सो लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं वो हमें ग्रो कर रहे होते हैं, यार मैं भी तो कहीं ज्यादा नहीं बोल देता, ज्यादा नहीं बोल देती, इस तरह से सोचना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। सो कोऑपरेशन की चीजें हैं, जब हम, ये सिर्फ मैरिज के लिए नहीं बता रहा, मैरिज के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे भी काम आएगा कि कोऑपरेट करना, एक दूसरे को समझना, लेकिन उससे निकलना कि भाई कंपटीशन, तो स्टूडेंट लाइफ में हम जिस कंपटीशन की दुनिया में रहते हैं उससे ऊपर उठना। रिकॉर्ड्स ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये दो, है ना, कहीं लिख सकते हो आप लोग। Records can be broken when student competes, but only hearts are broken when couple competes. To avoid heartbreak, a couple must cooperate with and complement each other. So, जब स्टूडेंट compete करते हैं एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा होती है ना, खेलों में, पढ़ाई में, तो वहाँ पे रिकॉर्ड्स टूटते हैं। लेकिन जब कपल्स, है ना, साथ रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे के साथ compete करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज टूटेगा, वो है हार्ट। सो हार्ट ब्रेक को अवॉइड करने के लिए कोऑपरेट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। लेकिन ये मैं मैरिज के पर्सपेक्टिव से बता रहा था। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आज इतना ही करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या होता है, विवाह होता है या नहीं होता। अब सबको पता है, फोटो लगी हुई है, विवाह होगा ही, बट कैसे होगा और क्या क्या सिद्धांतों को, उससे हमें क्या क्या और प्रिंसिपल सीखने को मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा, किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Guruji, Hare Krishna, how can we know the intent of a person? How can we know the intention of a person? How can we know
द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, सबसे पहले उस पर्सन को समझिए, उस पर्सन के बारे में जानिए। इंटेंशन तो दूर की चीज़ है, वही समय लगेगा। वो मैं एक सेशन लूंगा कि कैसे किसी के इंटेंशंस को समझना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को समझिए। उस व्यक्ति को जितना आप समझेंगे ना, उस अब व्यक्ति को समझना मतलब क्या, इंटेंशन जानने का तरीका है उस व्यक्ति को समझना, लेकिन उसको व्यक्ति को समझने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? उस व्यक्ति को समझने का मतलब क्या है, वो क्या सोचता है लाइफ में, लेकिन उसकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है, कैसे देखता है वो चीज़ों को, ये सब चीज़ों को समझना, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, यस, लेकिन ये समझना, सोचता कैसा, थिंकिंग कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, सिचुएशंस के प्रति अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये जानने का प्रयास करना। पूछ सकते हैं आप डायरेक्ट कि भाई ऐसा हुआ, इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, सोच, पर्सपेक्टिव, ये सब जानने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि उसके क्या इंटेंशन है। आपको लगेगा भाई नहीं, इसकी अंडरस्टैंडिंग सही है, लेकिन सबको रिस्पेक्ट करता है, हमेशा मुझे भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आज कुछ गलत बोल दिया, तो आप समझ जाओगे कि इसके इंटेंशन बुरे नहीं है। ठीक है? तो कैसे इंटेंशंस पहचानना चाहिए और अपने इंटेंशंस पे कैसे वर्क करना चाहिए, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ये है कि उस व्यक्ति के बारे में हमें समझना चाहिए, व्यक्ति के बारे में जानिए, बेसिक भी नहीं जानते हम। इंटेंशन छोड़ दीजिए ब्रो, हम जानते नहीं कि हमारे दोस्त को क्या खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर जानते होते तो उसको ले जाके खिला देते, लेकिन बट हमें नहीं पता होता। तो ये है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है।